पाशा में जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए कि जो भी खड़ा होगा इलेक्शन में उसके एक्सरे होने चाहिए और वो एक्सरे में चेक करें कि इसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। मैंने एक लीडर के लिए फार्मूला निकाला है कि लीडर की 4 क्वालिटी ज़रूरी है। पूरा पाकिस्तान लिटरली आईटी में ही आ गया है क्योंकि अब ना इलेक्ट्रिकल वालों को जॉब मिल रही है ना मैकेनिकल वालों को जॉब मिल रही है। जो टॉप मेरिट इस वक्त आईटी का है, जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटियों ने इलेक्ट्रिकल के सारे क्लासेस बंद करके अब उन्होंने कंप्यूटर शुरू कर दिया। तो इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा बच्चा ट्रेन हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है पर ईयर। और इतनी बड़ी फौजें जो हम तैयार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इनका करेंगे क्या ये। How can we achieve or can we achieve this target of like $15 billion or $25 billion in the next XYZ years? दुनिया में कोई आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन चूज़ कर रहा हो तो पाकिस्तान का नाम वो पहले काट देते हैं बीच में से, बिकॉज ग्लोबल रिस्क में हर एक ने पाकिस्तान को पॉलिटिकल एंड रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क एंड अदर रिस्क में बड़ा हाई किया हुआ। ठीक है। तो पाकिस्तान कंसिडर ही नहीं होता इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आई थिंक इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से नोबडी ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि ये आज हमें कोई चीज़ कह रहे हैं, इसकी बेस में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो कल ये मैं फंस नहीं जाऊँगा इधर। हम निकम्मे हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। हमारे पास जो लोग बैठे हुए वो अहल नहीं है। मेजॉरिटी लोग वो हैं जो पाशा में जो रोल लेना चाहते हैं ना, वो सारे वो हैं जो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना ये ना लगे कि जी सैयद अहमद साहब ये कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छा किया था और किसी और नहीं था करना चाहिए। इससे हटकर किसी इंप्रेशन पे इफ़ वी कैन एंड अप दिस डिस्कशन कि भाई दिस इज़ माई मैसेज टू यू इज़ एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द इंडस्ट्री। हमारे जो इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने से अच्छा समझता हूँ मैं उन्हें, और आई वुड वांट टू सी देम एज लीडर्स। और मैंने काबिलियत में बहुत कमी देखी है, लोगों में विजन नहीं है, लोगों में नॉलेज नहीं है, लोग काम करके मेहनत करके ऊपर नहीं आए, वो शॉर्टकट मार के आए। आईटी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बड़ा तारीख है पाकिस्तान में, और जितनी हमने कामयाबी इसमें अभी तक भी ली है, जो मैं कामयाबी नहीं कहता, मगर स्टिल जितना भी हम 3-4 अरब डॉलर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी हमारे हाथ से जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि आईटी सेक्टर का केस ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। हमारे जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और SIFC, इनको प्रॉपरली सेल ही नहीं किया गया कि कैसे आईटी सेक्टर का पोटेंशियल है क्या और प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो कैसे फिक्स हो सकते हैं। हमारी मुल्क में 80% 70 to 80% कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है आईटी की। हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और होगा ये कि इवेंचुअली हर कोई लूज़ कर जाएगा, फ़ायदा किसी का नहीं होगा। बिकॉज इन दी एंड जब एक मार्केट ख़राब होती है ना, वो ख़राब होते होते उस लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो बिजनेस ही ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज आपके सामने जो डिस्कशन रखनी है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, अभी रिसेंटली बजट आया है, उसमें टैक्सेशन के ऊपर बहुत डिबेट ऑनलाइन देखने को मिली। तो हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ बात करें और डाइसेक्ट करें डिफरेंट आर्गूमेंट्स को और डिफरेंट सिचुएशंस को। तो आई हैव अ गेस्ट विद मी, ही इज़ अपीयर्ड ऑन दिस podcast before as well, and I'm very thankful that he has spared time again. We have Syed Ahmed with us. He's the CEO of DPL, and he has been ex Pasha chairman twice, and also served on Prime Minister's IT task force. तो आज उनसे जो है ना कुछ मीठी मीठी कड़वी कड़वी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फिर टाइम दिया आपने। आई थिंक इस टॉपिक पे आपसे बेहतर शायद कम ही लोग बोल सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी राय सबके सामने आए और हम कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले बेसिक सा सवाल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये बात बार बार हम सुनते हैं उनके नुमाइंदों से कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आईटी सेक्टर के से बढ़ेंगी, और कुछ टारगेट्स भी हम सुनते रहते हैं कि इतने अरब डॉलर अभी है और इतने सालों में इतने अरब हो जाएगी और ये हो जाएगा, और वो सारी हम 15 अरब तक चले जाएंगे, 25 अरब तक चले जाएंगे। लेकिन जब हम इसको एनालाइज करते हैं कि करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हैं इंडस्ट्री के, हम देखते हैं कि इंडस्ट्री वाले जो कंपनीज़ हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सर्विसेज सेक्टर में जो जो लोग काम करते हैं उनको
ज़ाहिर बात ज़्यादा पे किया जाता है आमतौर पे आईटी के अंदर, जो लाखों में तनख्वाहें होती हैं उनकी महीनों की, और उस पे अप टू 30-35% टैक्सेशन है, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट वो लोग जो है वो या तो कंपनीज़ पे बर्डन एक्स्ट्रा पड़ता है, दे हैव टू रेज़ देयर सैलरीज़ इवन मोर ताकि उनका नेट टेक होम जो है वो बेहतर हो जाए, या फिर नेचुरली वो ये देखते हैं कि क्या हम इस तरह काम करें या हम कोई रिमोट वर्कर बन जाएं, और वहाँ पे हमारी टैक्सेशन भी बचेगी और जितने पैसे भी हमारे डिमांड करते हैं, अर्न करते हैं, वो सारे हमारे पास मोर और लेस आ ही जाते हैं, थोड़े बहुत एक एक आधा परसेंट उसको करके। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, क्वालिटी के मसले हैं, इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें अप एंड डाउन है। देयर इज़ एआई, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि शायद डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा, हार्मनी कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हाउ डू यू सी कि हाउ कैन वी अचीव, or can we achieve this target of like $15 billion or $25 billion in the next XYZ years? How do you see this? Like this goal, is it a wishful goal or there is reality to it with some constraints and challenges? Yeah, do you think it's just like a wishful goal? देखिए ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं। सही है। और इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं हम लोग, एक रिवर्स गियर लगा हुआ है। हम्म। तो हमने जाना आगे है 100 किलोमीटर और हम 3 किलोमीटर पीछे आ चुके हैं। तो अगर तो जो सिस्टम स्टेटस को है, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, इसी तरह से चलता रहा, तो मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बड़ा तारीक है पाकिस्तान में। और जितनी हमने कामयाबी इसमें अभी तक भी ली है, जो मैं कामयाबी नहीं कहता, मगर स्टिल जितना भी हम 3-4 अरब डॉलर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी हमारे हाथ से जाएगा। तो इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त नॉइज़ है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आपने अगर वाक़ई में सीरियस हैं कि आप 15 अरब डॉलर चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री से अर्न करना, जो कि बड़ा ईज़िली पॉसिबल भी है, तो उसके लिए आपको वो सब कुछ नहीं करना जो अभी आप कर रहे हैं, और यू नीड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मगर इस वक्त मुझे लगता ये है कि आप हर एरिया में नारे तो मार लेते हैं कि जी हमें आईटी में ये कर देंगे, हम स्पेस में ये कर देंगे, हम एग्रीकल्चर में ये कर देंगे, मगर ऑन द ग्राउंड पॉलिसीज़, ऑन द ग्राउंड जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, वो अपोजिट हैं, जिससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी डिस्कशन हो रही थी अभी, तो हम लोग पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि टैक्स इतना लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, किसको लगना चाहिए, और लेकिन मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा था कि इट सीम्स लाइक कि द एलिफेंट इन द रूम इज़ बेसिकली द डिसीजन मेकर्स, द लीडर्स, जो कि इधर पाशा के हेड हैं, या यानी सॉफ्ट इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो हों या चाहे गवर्नमेंट के अंदर लोग हों। इट सीम्स लाइक कि उनकी जो एग्जीक्यूशन की जो जो मैनिफेस्टेशन है, जो एग्जीक्यूशन करने का तरीका है, उसमें विजन ओरिएंटेड जो है ना एक्शंस और टफ डिस्कशंस और ऑब्जेक्टिवली फोकस करके चीज़ों को एनालाइज करने का रुझान नहीं है। क्विक फैसले होते हैं, आसान फैसले लिए जाते हैं, और उसकी वजह से फिर जो है ना वो उसका जो इम्पैक्ट आता है साल के बाद या जब भी, तो उसके अंदर फिर हैरानगी होती है, सरप्राइजेस फील होते हैं। तो डू यू थिंक कि मेजर मसला जो है वो यही है? यानी इस पे थोड़ा-सा मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें, जो आपने पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे, आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ है, जो भी लैक ऑफ मे बी वेस्टेड इंटरेस्ट व्हाटएवर। देखिए, आई वुड से कि जो होने की ज़रूरत है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कुछ चीज़ें, बट इस वक्त जो हमारे पास क्लियरली मिसिंग है वो एक स्ट्रेटजी है। क्या करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को हमने अगर लेके जाना है 15 अरब डॉलर पे या 25 अरब डॉलर पे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो नेचुरल पोजीशनिंग है वो 30 अरब डॉलर की है। जहाँ पे एक होता है डिमांड एंड सप्लाई होती है। अगर आप बाकी चीज़ों को सीधा कर दें, फिक्स कर दें, तो आपकी जो नेचुरल पोजीशनिंग है वो 30 बिलियन डॉलर तक आपकी ग्रोथ बड़ी ईज़िली होगी। उसके आगे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। मगर ये जो इस वक़्त वीक ग्रोथ है, हम सिर्फ 3.7 बिलियन डॉलर पे बैठे हैं, बजाय कि 30 बिलियन पे हों, और इंडिया 200 अरब डॉलर पे बैठा हुआ है।
तो इसके पीछे इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ भी हैं। इसके पीछे बिज़नेस के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। अ और स्पेशली आईटी को समझने वाला कोई नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट लोग सिंसियर नहीं है। सिंसियर का मतलब मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, अपने साथ सिंसियर है। सो अगर एफबीआर सोच रही है तो वो अपने लिए सोच रही है कि मुझे तो टैक्स कलेक्शन करनी है और आईएमएफ का एक हुक्म है जिसकी मैंने तामील करनी है, और उसमें जो भी हम क्या कहते हैं वो एक कैजुअलिटी बन जाते हैं, तो वो दे इट्स नॉट देयर इशू, यू नो। इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो अपना सोच रही है, आईटी कंपनीज अपना देख रही हैं, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं जैसे उन्होंने निकालना है, और हमारी जो वर्क फोर्स है वो अपना सोचते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक जिसको कहते हैं लार्जर हमारा कंबाइंड इंटरेस्ट है, उसकी तरफ नहीं सोचते, और उसमें फिर हमारी जो लीडरशिप है, आई थिंक दे क्लियरली डोंट हैव अ स्ट्रेटजी और एंड डायरेक्शन, एंड मोस्ट ऑफ ऑल करेज नहीं है। क्योंकि जब प्रेशर आता है, आईएमएफ का भी प्रेशर है, उधर से डिफरेंट आइडियाज़ लोग लेके आते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जो ऑनेस्टली और ट्रूथफुली बात करे, कि जो सच्चाई को सामने रखे और डिफ़िकल्ट बात कर सके। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आईटी सेक्टर का केस ठीक तरह से प्रेज़ेंट नहीं किया गया। हमारे जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और एसआईएफसी, इनको प्रॉपर्ली सेल ही नहीं किया गया कि कैसे आईटी सेक्टर का पोटेंशियल है क्या, और प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो कैसे फिक्स हो सकते हैं। और बड़ी एक नेगेटिव किस्म की डिबेट में हम चले गए कि जी फ्रीलांसर्स को 30% टैक्स कर दो, तो इससे तो कोई आपकी एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ जाएगी। मगर यू नीड टू गिव देम अ होलिस्टिक स्ट्रेटजी, और वो विजन सेल करने की ज़रूरत है टॉप टॉप पर्सन को। पाकिस्तान को मैं ऑफन कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ लाइक अ सेठ कंट्री। पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक अ प्रोसेस ओरिएंटेड कॉरपोरेट कल्चर, उस तरह का नहीं है। तो सेठ एक कंपनी होती है तो उसमें सेठ मैटर करता है, राइट? तो पाकिस्तान अगर सेठ कंट्री है तो उसमें दो ही सेठ हैं टॉप पे बैठे हुए। उन सेठों को अगर बात समझ आ जाए तो ये चीज़ इतनी आसान है। मैं ये समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को इस वक्त रिफॉर्म की ज़रूरत है। देखिए, एक टाइम था जब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री था, एंड जनरल अयूब हु वाज अ पावरफुल पर्सन एट दैट टाइम, ही न्यू कि मैंने इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इसकी फैक्ट्रियों में, और ये सारा दुनिया में चल रहा है, तो उसने एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए। उन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स से पूरी ब्यूरोक्रेसी की सोच चेंज हुई, प्रोसेस चेंज हुए, और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्रिएट हुआ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, और मुल्क में एक बूम आया फैक्ट्रियों के लिए। अगर वो रिफ़ॉर्म ना होते, तो कभी भी ये काम नहीं हो सकते थे। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और 1965-68, इस टाइम पे सर्विसेज सेक्टर एग्ज़िस्ट नहीं करता था, मीनिंग आईटी नहीं होती थी। इस वक़्त आईटी इज़ 47% ऑफ सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट। तो उस वक़्त आईटी नहीं थी, और इसका मतलब है और उसके बाद से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। दैट मीन्स आईटी के लिए तो आज तक ना कोई कानून बने, ना ब्यूरोक्रेसी को उसकी समझ है, ना कोई फ्रेमवर्क है, ना। सो देयर वाज़ नो वन टू काइंड ऑफ प्रेज़ेंट व्हाट डज़ आईटी नीड होलिस्टिकली, जिससे आईटी तरक्की करेगी। तो इस वक़्त व्हाट वी नीड इज़ लीडरशिप, जो कि आईटी नॉलेज इकोनॉमी रिफॉर्म कर सके, उन्हीं लाइंस पे जिस पे जनरल अयूब ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया था। और बिकॉज दिस इज सच अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट ए इजी थिंग, इसमें आपको टॉप लेवल बैकिंग चाहिए। आई वुड से वो भी फील्ड मार्शल थे उस वक्त, अभी भी हमारे पास फील्ड मार्शल हैं। इफ ही पुट्स हिज बैकिंग ऑन इट, जस्ट इमेजिन। और हमारे प्राइम मिनिस्टर फुल फोकस, जैसे मोदी है, वो अपना फुल उसका वेट है डिजिटल इंडिया के पीछे। और मोहम्मद बिन सलमान है, वो सऊदीया में, उनका पूरा वेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे। सो अनलेस ये लोग एक नॉलेज इकोनॉमी रिफॉर्म नहीं करते और अपना पूरा वेट इसके पीछे नहीं डालते, वी विल नॉट हैव। और इनको ये बताने के लिए हमारे पाशा में, हमारी इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो मशवरे ठीक दे सके।
अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त मशवरे उन्हें नहीं दिए जा रहे। सो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें अगर कि इन एन आइडियल वर्ल्ड लाइक अगर हम समझते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो होना शुरू हो जाए तो ईज ऑफ बिजनेस मिल गया आपको अब कैन यू पेंट दैट पिक्चर के व्हाट इज डिफरेंट मतलब अगर सब कुछ लेट्स से आपकी सुनवाई पूरी तरह से हो रही है अपना केस पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं सो व्हाट कुड बी दोज टॉप 5 एलिमेंट्स जो कि चेंज होने चाहिए डू यू थिंक? देखें, पहली चीज़, इस मुल्क में कवानीन हमारे लिए बने ही नहीं। इस वक्त आईटी सेक्टर पे कानून वो अप्लाई हो रहा है जो एक मजदूर के लिए बना था, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स जिसको कहते हैं। हम वाइट कॉलर वर्कफोर्स हैं। तो ऐसे ऐसे कवानीन बने हुए हैं जो 50 साल पुराने कानून हैं, Yeah. जो फैक्ट्री के लिए बने थे। ईओबीआई, अच्छा, ईओबीआई के अस्पताल देख लें किस तरह के होते हैं, या वो किस तरह के बेनिफिट देते हैं हमारे। हाँ, ये बड़ी फ़नी बात है कि मैं हैरान होता था कि मुझे जब नोटिस आता था यूबीआई का तो मुझे कहते थे कि आप 1000 रुपया एक एम्प्लॉय का जमा क्यों नहीं करवा रहे जबकि वो 6 लाख रुपया या 10 लाख रुपया वैसे पैसे बना रहा है। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसका 1000 ना दे के मैं क्या बुराई कर रहा हूँ, मैं उसको 10 लाख रुपया दे रहा हूँ लेट्स से। तो वाक़ई ये मतलब अजीब-सी बात लगती है। प्रोफ़ेशनल टैक्स है जी, पता नहीं वो 300-400 रुपए का होता है, क्या होता है, आई डोंट नो लाइक बहुत थोड़ी-थोड़ी अमाउंट्स में और पता नहीं वही बात है ना वो हॉस्पिटल में किसी ने जाना है और प्रैक्टिकली यही होता है कि वो पैसे जो है वो या तो किसी के जेब में जाते हैं या वो पैसे कभी पे नहीं होते और उसकी डिमांड पे कुछ डीलिंग्स होती हैं, राइट? तो यस दैट्स अ गुड एग्ज़ाम्पल के कानून जो है ना वो समझ के नहीं बने हुए और वो उस पे सब हँसते नहीं, हैं। वो जब बने थे तो उस वक्त तो आईटी थी नहीं। या आईटी के लिए तो बने नहीं थे वो। या वो बने थे फैक्ट्री एंड शॉप्स इनके लिए। हम तो बाद में आए और वो उन्होंने कहा कि यार इनके पास बड़े पैसे हैं, तो इनसे अपना हिस्सा लें। हुँ, तो अगर आप देखें सोशल सिक्योरिटी, लेबर के कानून सारे, अब ईओबीआई वाले आके आपसे क्या मांगते हैं कि जी हाज़िरी का रजिस्टर होना चाहिए आपके पास जिस पे आपने बिल्कुल, बिल्कुल। सारे एम्प्लॉइज़ के साइन हो। हमारे तो लोग तो वर्चुअल काम करते हैं, बैठ के उनसे हाज़िरी का रजिस्टर कहाँ से लाएँ हम? हुँ, फिर इसी तरह आपके पास अब लेबर लॉज़ हैं। आप हमारा तो कोई टाइमिंग ही नहीं होती, कोई रात को काम कर रहा है, कोई दिन को कर रहा है। इनका कॉन्सेप्ट वो शिफ्टों वाले हैं कि जी लेबर आएगी तो ये शिफ्ट होगी, फिर वो एंड होगी, ओवरटाइम होगा, फलाना होगा। तो ये जो 50 साल पुराने कानून थे, ये जिस जिस किस्म की फैक्ट्री के लिए लगे थे, अब अगर आईटी नई चीज़ एक आई है, तो इसके लिए हमारे लिए रेलेवेंट कानून होने चाहिए। ठीक है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स का लॉ है मुल्क में, और वो इकोनॉमिक ज़ोन बने हुए हैं, वो फैक्ट्रियों के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। तो व्हेन वी वेंट टू बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी सेड, जब मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में था, हाँ, कि हमें आईटी के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ज़ोन्स चाहिए, इकोनॉमिक ज़ोन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि या सिटीज़ के अंदर तो दूसरे ज़ोन फैक्ट्रियाँ लग नहीं सकती, तो वी वुड लव टू मेक आईटी ज़ोन्स। मगर जब हमने उनके कानून पढ़े, तो वो 80% कानून ऐसे थे जो इर्रेलेवेंट थे आईटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपको कहेंगे आपकी अगर ऑफ़िस है ना, तो आपका इतना बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। मैंने कहा यार हमारे पास तो कोई ह्यूमन वेस्ट होता है थोड़ा-सा, वो और तो कोई वेस्ट नहीं है। देन दे आर लाइक कि आपको वन टाइम मशीनरी इंपोर्ट अलाउड है। कस्टम के हमने कहा वन टाइम तो नहीं हो, लैपटॉप तो आते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। वन टाइम का हमें कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह वो जो आपको कहेंगे कि बिजली के ऊपर ये टैरिफ, बिजली के टैरिफ हम क्या करें, हमारे तो यूपीएस पे चल जाते हैं हम लोग। तो 80% of the benefits they offered ठीक है। were irrelevant, and 80% of the restrictions they were putting in would be too much for us to handle. तो उन्होंने खुद जब देखा कि उन्होंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी, तो उन्होंने कहा यार ये तो आपको तो कोई और ही चीज़ मांग रहे हैं, इसके लिए आप अपना स्पेशल कोई लॉ अप्रूव कराएं। और ये जो पुराना लॉ है ना इकोनॉमिक जोन का, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप चैट जीपीटी में लिखें ना कि पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्ट्स क्या कौन से सेक्टर कर रहे हैं, तो वो आपको सारे ऐसे सेक्टर बताएगा और आईटी का नहीं बताएगा। हुँ, ये आप चैट जीपीटी में चेक करें, क्यों नहीं बताएगा? बिकॉज़ आप उससे पूछें कि तुमने आईटी का क्यों नहीं बीच में लिखा, हम तो पाकिस्तान की दूसरे नंबर की बड़ी एक्सपोर्ट है। वो कहेगा कि सर्विसेज सेक्टर पूरी दुनिया में
ट्रेड को देखा जाता है तो गुड्स के हवाले से देखा जाता है। जो कवानीन होते हैं वो गुड्स के हवाले से टोटली फ़र्क होते हैं, और सर्विसेज सेक्टर उन रेगुलेशंस में नहीं आता। इसलिए आप स्पेशली उसके लिए जब अलग से आप बात करनी है, तो मसला ये है कि हमारे मुल्क के जो बाबू हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो इदारे बने हुए हैं जिन्होंने, जो कि अपनी ही करप्शन के अंदर वो उनके पैसे पूरे नहीं पड़े, तो दे जस्ट वांट टू ईट अप एवरीथिंग एल्स। तो वो गुड्स के लिए जब बने थे, तो वो चाहते हैं कि सर्विसेज को भी वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, रेंट सीकिंग करें। अभी आप देख लें दुनिया में, अमेरिका में ट्रम्प इज पुटिंग टैरिफ्स एंड हियर एंड के हमारे मुल्क, मगर वो जो सारा कुछ है वो आईटी पे अफेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर सर्विसेज सेक्टर है, इसके ऊपर कोई वो रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। मगर पाकिस्तान में हर ऊट पटांग जो गुड्स और ट्रिप वाला और वो वाला कानून है हमारे अप्लाई हो जाता है। अब उसका नुकसान क्या है? एवरीवन नोज़ कि हमें इसका फ़ायदा नहीं है। मेरा एम्प्लॉई शिफा इंटरनेशनल में जाके इलाज कराता है, वो आपके सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में नहीं जाएगा। 150-200 बंदों में 2 ऑफ़िस बॉय हैं, और वो ऑफ़िस बॉय भी जो है ना, वो भी शिफा में जाते हैं, वो भी नहीं आएँगे आपके पास। और हमारे पास जितने हमारे लोग हैं जो लाखों की पे लेते हैं, उनके लिए 10,000 रुपए की पेंशन इज़ इर्रेलेवेंट। आप बात करें प्रोविडेंट फंड की और चीज़ों की, तो अब हो क्या रहा है कि 90% हमारी कंपनियां देन वो उसको बाईपास करती हैं, वो उसको फॉलो नहीं करती, कंप्लाई नहीं करती। जब वो कंप्लाई नहीं करती, तो ये आते हैं अपने भत्ते लेने, अपनी रिश्वत लेते हैं और फिर जाते हैं। और होता क्या है कि फिर इस सारे के अंदर वो जब इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं कभी, और ऊपर से एक एक मसला हमारे मुल्क में ये हुआ, जिसमें कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों नहीं है, कि गोरे के ज़माने से गोरे ने हमें एक ग़ुलाम कौम बनाना था। तो ग़ुलाम कौम बनाने का तरीका ये है कि आप एक थानेदार को, छोटे से पोजीशन के बंदे को तनख्वाह बड़ी थोड़ी दें और पावर बहुत ज़्यादा दे दें। तो वो उस पावर को इस्तेमाल करके अपनी तनख्वाह का मसला हल कर लेता है। तो हमारा हर छोटा-मोटा इदारा वो उसी तरह गोरे की अभी माइंडसेट में बैठा है। हर एक के पास इख्तियार है कि वो आपकी कंपनी सील कर देगा आके। हर एक के अब तो खैर गिरफ्तारियों के भी इख्तियार आ गए। कोई जाके आपके बैंक अकाउंट में हाथ मार के पैसे निकाल सकता है। तो इनके पा और जाते ये सीधे एक्सट्रीम मेजर्स में, कि एक दिन पहले नोटिस आया या नोटिस भेजा ही नहीं और पहुँच के सील करने, थ्रेट किया, आपसे रिश्वत निकलवा ली या आपको। तो ये सारा जो जो निज़ाम है ना, ये दिस ऑल क्रिएट्स सच अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, नोबडी वांट्स टू रजिस्टर अ कंपनी। और हमारी मुल्क में 80%, 70 टू 80% कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है आईटी की। व्हाट दैट मीन्स इज कि हमारी अगर मैं इसकी आपको बताऊं तो इंडिया इस वक्त 200 अरब डॉलर कमा रहा है। ये कौन कमा रहा है? स्ट्रक्चर्ड कंपनियां कमा रही हैं या अनस्ट्रक्चर्ड? ये सारे उनकी आईटी इंडस्ट्री है जो फॉर्मल ग्रो हुई है। टाटा कंसल्टिंग 26 अरब डॉलर कमा रही है, इन्फोसिस 16 अरब डॉलर कमा रही है, एंड देयर डजन्स जो कि 1-1 अरब डॉलर से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो और अगर आप बात करें अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट कितनी है? सो इंडिया कितना कमा रहा होगा? 200 अरब अगर वो कमा रहा है टोटल, तो फ्रीलांसिंग से तो वो 400-500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं कमा, वो पाकिस्तान के नीचे ही है बल्कि इंडिया। तो पाकिस्तान 400 मिलियन डॉलर कमा रहा है, तो वो भी 400 के अराउंड ही कमा रहे होंगे। किधर 200 बिलियन, किधर। और टोटल मार्केट अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस की देखें तो 4 से 5 अरब डॉलर की है, पूरी दुनिया की। तो हम कितना उसमें मैक्सिमम अपना शेयर ले लेंगे? तो बात ये है कि अगर हमने ग्रो करना है, हमें हमें ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, लोग कंपनियाँ रजिस्टर करवाएँ। मगर अगर आप जैसे ही रजिस्टर करें, उसे पंजाबी की कहावत है, पिंड बसिया नहीं थे, वो चक्के पहले आ गए। तो वो आ जाते हैं फ़ौरन, वो 12-20 एजेंसी हैं, वो एक्सप्लोसिव वाले भी आ जाएँगे आपके पास, कि जी आप क्यों आए हैं? वो आपने जनरेटर रखा हुआ है, तो ये इसमें इतना लीटर है, तो ये एक्सप्लोसिव बन गया। अब तो हमने उनकी भी दिहाड़ी दो। अब बिल्डिंग फलाना वाला, फैक्ट्री वाला आ जाएगा कि जी मैंने तो आपकी फलानी इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है। तो ये दिस तो इज़ ऑल मैं नॉनसेंस। आपका आर्गुमेंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सो ईज़ ऑफ बिज़नेस में लॉज़ जब नहीं होते, तो एक डिस्करेजमेंट है कंपनी रजिस्टर कराने में, उसमें उसको ऑफ़िशियल होने में, उस फ़ोकस करके
इंडस्ट्री को सपोर्ट उस अपने आप को इंडस्ट्री का इकोसिस्टम में आके एक मोमेंटम बिल्ड करने में रेजिस्टेंस रहेगी। तो एक स्कैटर्ड किस्म की इंडस्ट्री है जिसमें कोई पता नहीं लग रहा कौन क्या कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट एक मोमेंटम बिल्ड नहीं होता। सो दैट इज़ द वे, मतलब दैट इज़ द रीज़न वाई हमारी इंडस्ट्री का मतलब एक चैलेंज है कि हम अपने ग्रोथ पाथ पे नहीं आ पा रहे हैं। दैट्स हाउ आई वुड अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से देखूं कि सो सो लेट्स से जिनके पास काम होता है, आईटी कंपनीज के पास काम होता है, जिनको कंपनी बनानी ही पड़ती है क्योंकि एक पॉइंट से ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो फिर आपको बैंक चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए। तो उसमें मैं समझता हूँ, मतलब आपसे मैं आपकी वो लेना चाहूँगा राय कि मेरे ख्याल से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काइंड ऑफ खारिश की तरह है, एक पेन पेन की तरह है, लेकिन कोई क्रिटिकल स्टॉप शायद नहीं लगाती कंपनीज पे। वो कंपनीज चल रही हैं, मतलब जैसे वो रिश्वत भी दे सकती हैं, अगर उनको बुरा लगता है तो वो एक उनको एथिकल वो एक डायलेमा फील होगा, लेकिन देयर आर रेजोल्यूशंस टू दैट, बट यू कैन कीप गोइंग। अ, इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल, या पहले तो आप इस पे बताइए कि क्या ये बात सही है? ये बहुत क्रिटिकल है, मतलब इतना क्रिटिकल है कि जब तक ये फिक्स नहीं होगा तो लोग काम ही नहीं कर सकते। इतना बुरा शायद नहीं है, मतलब आइडियल नहीं है, लेकिन मतलब काम तो चल सकता है, इसके कोई अगला मसला हो शायद जो इससे ज़्यादा बड़ा। देखिए वो निज़ाम फिर ऐसे ही चलता है, रिश्वत देते हैं हर कोई। और जिसको जुगाड़े कहते हैं, आपके आपने आपने कंप्लायंस नहीं की, आपने रिश्वत दे के काम चलाया। उसका नुकसान ये होता है कि आपकी लायबिलिटी रिस्क बढ़ता रहता है, क्योंकि इन अ वे आप अब ये पेपर तो पे तो गलती है आप। और 5 साल पुराना भी ये निकाल के ले आएँगे कि जी आपने तो 5 साल से रिश्वत दे के काम कराया है। तो वो कल को आ जाएँगे कि आप तो सही करप्ट हैं। है। तो उससे होगा ये कि कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ दे नो कि अगर मैं इन्वेस्ट करके ये कंपनी खरीदता हूँ, तो कल को ये सारी लायबिलिटी पुरानी खुल सकती है। राइट। तो एक तो ये मसला कि मर्जर एक्विजिशन नहीं हो सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में नहीं लेके जा सकते। और तो एंड ऑफ कोर्स ये सारी जब तक आप इस लेवल पे ग्रोथ को अनलॉक करना है, तो आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। आपको अपनी बुक्स को सीधा रखना है। स्टॉक मार्केट में आप नहीं जा सकते जब तक आप किसी अच्छी ऑडिटेड अकाउंट्स से आपने सारा नहीं करा। सो आई थिंक के सो दैट्स वन प्रॉब्लम। या लेट्स से, सो आई अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट है। What else do you think? और क्या, जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉकिंग अबाउट इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, ठीक है, जिसके अंदर आज कुछ है कल कुछ और हो जाता है। यू मेंशन गुड एग्जांपल ऑफ BYD। आई वुड लाइक यू टू सो गो थ्रू दैट। 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास। नंबर 1 पे हमारा मसला ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मैंने बताया, जो कि मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे प्रॉब्लम है। नंबर 1 पे एक प्रॉब्लम है मार्केट एक्सेस का, ठीक है। कि पाकिस्तानी कंपनी ना पाकिस्तानी लोग आराम से अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिका इज़ आवर 60% ऑफ आवर एक्सपोर्ट मार्केट, बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट वही है। Yeah. आप अफ्रीका जाके नहीं इतनी ग्रोथ कर सकते, राइट? तो अमेरिका में या वेस्ट में हमारे लोगों को वीज़े, अब तो दुबई में भी वीज़े मिलने मुश्किल हो गए, और गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग अबाउट दैट। ये ट्रेड टॉक्स में अब मोदी को देखें, हर जगह उसने अब इंडियंस के लिए वीज़ा नेगोशिएट किया हुआ है कि इतने H1B वीज़ाज़ देगा अमेरिका उनको, या यूके में तो ऑन अराइवल है, वो इंडिया जाते हैं और उनको मिलता है। तो फॉरेनर्स प्रेफर कि ये इंडियन ब्रांच है हमारी, ये तो अगले दिन पहुंच जाएगा, वीज़े का मसला नहीं है। ये पाकिस्तानी को तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी 8-8 महीने। तो एक हम ना हम लोग जा सकते हैं, ना कोई गोरा यहाँ आने को तैयार है। वो कस्टमर जो है वो कहता है कि पाकिस्तान में ट्रैवल एडवाइज़री आप पढ़ लें तो आप परेशान हो जाएँगे। वी नेवर डिड एनी लॉबिंग टू इम्प्रूव आवर ट्रैवल एडवाइज़रीज़। इंडिया में तो वैसे ही चलता-फिरता काम इतना आ जाता है, क्योंकि उनकी एक ब्रांड है। मगर ब्रांड पाकिस्तान इस वक़्त कोई इतनी वो नहीं है, बल्कि उल्टा अगर कोई किसी ने पाकिस्तान काम करना हो, बल्कि दुनिया में कोई आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशंस चूज़ कर रहा हो, तो पाकिस्तान का नाम वो पहले काट देते हैं बीच में से। बिकॉज़ पाकिस्तान रिस्क इंडिसेस में, ग्लोबल रिस्क में हर एक ने पाकिस्तान को पॉलिटिकल एंड रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क एंड अदर रिस्क में बड़ा हाई किया हुआ है। ठीक है। तो पाकिस्तान कंसिडर ही नहीं होता इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, तो इसलिए सेल्स नहीं हो पाती, मार्केट एक्सेस नहीं है, ना हम जा सकते हैं, ना कोई आता है इधर। So this is a and brand Pakistan image. So this is the biggest, one of the largest issues. सेल्स नहीं होगी तो कोई दुनिया का बिजनेस नहीं चल सकता। नंबर 2 पे मसला इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का है। आपने कहा कि 2025 तक आपको टैक्स एग्ज़म्पशन है। फिर अगले ही साल आप कहते हैं जी अब आपका
जो है मैं इतना मिनिमम टैक्स हमने इतना लगा दिया, फिर आके कहते हैं जी अगले साल एफटीआर आ गया। तो बीवाईडी की एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने इसका मुल्क में उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करेंगे। तो जिन पॉलिसीज़ की बेस पे दे फाउंड पाकिस्तान टू बी अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, आपने अगले साल ही पॉलिसी चेंज कर दी और आपने कहा कि अब 5 साल पुरानी गाड़ियाँ अलाउड हैं। तो अब बीवाईडी की तो सारी बिज़नेस प्लान चेंज हो गया एंड दे मे नॉट कम अगर आप इस तरह हर साल पॉलिसी चेंज करेंगे। तो आई थिंक इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से नोबडी ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि ये आज हमें कोई चीज़ कह रहे हैं, इसकी बेस में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो कल ये मैं फँस नहीं जाऊँगा इधर। यहाँ से कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकता। कोई यहाँ पे हज़ार दूसरे को कौन इन्वेस्टर है जो अपने आप को स्टक कराएगा इधर? सो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी इज़ एन इश्यू। स्किल्स यूज्ड टू बी एन इश्यू, मगर अब आई थिंक कि पूरा पाकिस्तान लिटरली आईटी में ही आ गया है। क्योंकि अब ना इलेक्ट्रिकल वालों को जॉब मिल रही है, ना मैकेनिकल वालों को जॉब मिल रही है। जो टॉप मेरिट इस वक़्त आईटी का है। जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटियों ने इलेक्ट्रिकल के सारे क्लासेस बंद करके अब उन्होंने कंप्यूटर शुरू कर दिया। तो इस वक़्त 1 लाख से ज़्यादा बच्चा ट्रेन हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है पर ईयर। हुँ। और इतनी बड़ी फ़ौजें जो हम तैयार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इनका करेंगे क्या ये। मगर ये बेसिकली इस वक़्त स्किल्स में क्वांटिटी का मसला तो हल हो गया, मगर क्वालिटी ऑफ द स्किल वही है क्योंकि हमारी एकेडमिया को समझ नहीं आती कि वो तो वैसे के वैसे ही प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, अपनी फीसें लेते जा रहे हैं। मगर दीज़ किड्स बाय एंड लार्ज आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो 20% उसमें से एम्प्लॉयबल होंगे, लाख निकलेगा तो 20-30 हज़ार एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, बाकी 70 हज़ार बेचारे वो उस लेवल पे नहीं होंगे कि दे कैन बी एम्प्लॉयड। तो आई थिंक स्किल्स बी स्टिल विल रिमेन एन इशू बट टू अ लेसर एक्सटेंट। सो गवर्नमेंट क्या रैशनल क्या है आपके ख्याल से? मतलब व्हाई डू दे चेंज पॉलिसीज़? इज़ द प्रेशर फ्रॉम आईएमएफ, लाइक, या उनको कोई अच्छा आइडिया इतना अच्छा लगता है कि उनको लगता है ये इम्प्लीमेंट ना किया तो हम पीछे रह जाएँगे? व्हाई डू यू थिंक दे कीप ऑन चेंजिंग? बिकॉज़ सीम्स लाइक कि इतना बेसिक सी बात है कि यार कोई कंसिस्टेंसी रखो। तो व्हाई डू यू थिंक दीज़ थिंग्स हैपन? एक तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, बिकॉज़ ये लोग 3 महीने 6 महीने में हर कुछ करना चाहते हैं। तो इनके प्रोग्राम्स भी ऐसे ही होते हैं कि कोई ऐसा इज़ काम इट इज़ बताओ जो बिकॉज़ इट इज़ बिकॉज़ कि कोई मतलब पॉलिटिकल नेसेसिटी। तो जैसे थोड़ा मार्केटिंग यस। इमेज अच्छा हो जाए थोड़ा-सा, ठीक है। तो वो कोई देखें, अगर आप कहते हैं कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, यार ये तो बड़ा मुश्किल, स्टेट बैंक से कौन बात करे, एफबीआर से, फलानों से, बीच में आईएमएफ आएगी। ये इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। हुँ। वो कहते हैं कोई आसान सा काम हो, को मैं इधर से कोई चाबी घुमाऊँ और काम हो जाए। तो आपने कोई चीज़ बाँटनी है लोगों में, ये लें जी, दैट्स ईज़ी। और उसका उसका मार्केटिंग इमेज बड़ा अच्छा है। नारे भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर अगर मैं ये इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे दूँगा कि आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करनी है कि पूरे शहर में आप कहते हैं कि 80% हमारे मुल्क में जो बीमार हो रहे हैं ना, लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, उनका मसला ये है कि वो गंदा पानी पीते हैं। तो मैं बड़ा एक मंसूबा बनाऊँ पूरे सिटी की सीवरेज लाइंस को और पानी की सप्लाई को सही करूँ, जिसमें अरबों लगेंगे और साल लगेंगे, मगर ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड, अब वो जब एक बंदा बीमार ही नहीं हुआ, तो अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, अब वो किसके लिए नारे मारेगा? अब वो उसको तो नहीं पता कि ये अंडरग्राउंड पाइप डले हैं, तो वो ही विल नॉट वैल्यू इट। सही। वो अगेंस्ट दैट अगर वो अस्पताल जाएगा, उसको फ्री दवाई मिलेगी और उसका फिर बीमारी सही होगी तो वो फिर कहेगा, वो कुछ दवाई भी देगा। तो ये वो वाली माइंडसेट है कि आप इनको ठीक है, ये ऐसा काम जो लॉन्ग टर्म है और उसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं है वो ना करो। ऐसा काम जो कि शॉर्ट टर्म है, वो आया फ्री दवाई मिल गई, बीमार करने वाला भी मैं ही हूँ, मगर फ्री दवाई दे के मेरी एक पॉलिटिकल माइलेज भी मिलेगी। तो मोस्टली मैंने देखा है एक तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है और वो पॉलिटिकली जिसकी आसान होता है करना और जिसका वो क्विक रिजल्ट हो वो चाहते हैं। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स आईएमएफ डिक्टेटेड है, तो दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे वांट। और तीसरा, हम निकम्मे हैं। हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है, हमारे पास जो लोग बैठे हुए हैं वो उस अहल नहीं है। फॉर एग्जांपल
ये बड़े टेक्निकल मामला आता है, आईटी की फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, राइट? तो ब्यूरोक्रेसी को समझ ही नहीं है इस फील्ड की, वो जनरल मैनेजर्स हैं। एक जनरल मैनेजर को आप समझाएंगे, मेरे तो अब्बा जी को नहीं समझ आता था कि मैं क्या करता हूँ ना। आपके भी मेजोरिटी आपकी जो होंगी, अम्मा को आप समझाने की कोशिश कर लें, तो जो हमारे से मतलब यार जो आईटी से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें नहीं समझ आता हम क्या करते हैं। तो ऐसे लोग मतलब सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर। दे आर नॉट क्वालिफाइड, आई वुड से। तो वो जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो बनती भी हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल डेवलपमेंट में कितना पैसा अरबों लगाती है गवर्नमेंट, सारा वेस्टेड है। ये कहीं ये एम्प्लॉयड नहीं होते बच्चे, ये सारा स्किल डेवलपमेंट का पैसा ज़ाया जाता है। तो एक एक एलिमेंट ये भी है कि ये इस काबिल है, वरना आईएमएफ को डील करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप एक एजुकेटेड तरीके से डील करें। मगर अगर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी वीक है, आपका अपना होमवर्क नहीं है, तो जब आपका होमवर्क नहीं होगा तो उन्हीं का होमवर्क लिया हुआ यूज़ करेंगे ना। तो हम उनका होमवर्क यूज़ करें, और अनफॉर्चुनेटली उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में नहीं है। उनका इंटरेस्ट अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो कि ऑफ़न टाइम्स पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो एटलीस्ट आईटी के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ। तो ये भी एक वजह है। चौथा मशवरा, चौथा जो प्रॉब्लम है, मशवरे देने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। अपना सोचते हैं, अपने फ़ायदे के मशवरे देते हैं और मिसगाइड करते हैं। चलें ठीक है, एक बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और उनके वज़ीर मुशीर बैठे हुए हैं, तो उनको मशवरा देने वाले जो टेक्निकल लोग हैं हमारे, चाहे वो एसोसिएशन के लोग हो गए, इंडस्ट्री के, वही कोई ऐसे हों जो कि मुल्क का सोचते हों, और तो मशवरा वो देते हैं जिसका ज़ाती फ़ायदा उनको हो जाए, और वो भी उनको कोई, आई वुड से, कि उस लेवल पे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं प्रेज़ेंट करते, और वो भी ईज़ी वे के चक्कर में होते हैं कि यार इनसे जो देते हैं वो ले लो। हम्म, बजाय कि हैविंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, हैविंग कन्विंसिंग, फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, वो फाइट करने पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं यार ये कौन इनसे सर मारे, जो ये देते हैं इनसे ले लो, और जो अभी मैं फ़ायदा निकलवा सकता हूँ वो ले लूँ। पाकिस्तान का इंटरेस्ट गया भाड़ में, मुझे अपना इंटरेस्ट देखना है, उसे अपना देखना है। हम्म। तो नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो ये कुछ मसाइल हैं। अच्छा, तो मुझे इस सारी डिस्कशन में ना एक फ़ील आ रही है कि मे बी इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सॉर्ट ऑफ मॉरल कोलैप्स, या इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना? मतलब जिसके अंदर नोबडी इज़ सीरियस अबाउट, या मे बी दे आर सो कंस्ट्रेंड, ठीक है, कि उनके हाथ पाँव इतने बंधे हुए हैं कि वो एक चीज़ करने लगते हैं तो उनको दूसरा डर नज़र आता है तो वो फिर छोड़ देते हैं, किसी और के लिए। मतलब या जो भी उसका इम्पैक्ट होगा फिर देखी जाएगी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो वॉर चल रही है, ठीक है? सो उसके अंदर एक मुल्क आप पे हमला कर देता। तो अब आप कहें कि यार अच्छा मुझे जंग के उसूल आप सोचना शुरू करें और आप कहें कि यार शायद ज़्यादती उन्होंने की है बट हमें तो नहीं करनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होता, वो मारी जा रहे हैं, एक-दूसरे को मारी जा रहे हैं और उसका जितना नुकसान अब होगा वो बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे, बट आज की जंग तो जीते। तो मुझे लगता है कि ये आई डोंट नो इसका हल क्या है? मतलब डू यू हैव एनी ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन इन माइंड के वेयर डू वी बिगिन? ठीक है ना? हुँ। मतलब ये तो मतलब ये ना कि हम मतलब हमें अगर आप इस तरह की बात किसी का नाम लेके कहेंगे तो वो आपके बारे में भी कोई बात कह देगा कि यार इसका ये मसला है। तो वो उधर ही कैंसल आउट हो जाती है सारी आर्गुमेंट के, मतलब दिस यू वर्सेस मी वर्सेस यू, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं इस भंवर से बाहर निकलने के लिए कि जिससे हमें कोई होप नज़र आए कि यार अब कुछ लग रहा है हो रहा है? देखिए, एक तो आपने जो बात की ना कि जो मॉरल कोलैप्स की, या पहली बात तो ये है कि भंवर से निकलना है तो आपको लीडरशिप तो चाहिए ना। जी। चाइनीज़ के लिए माओ ज़ेतुंग ने क्या किया, आप भी उनके प्रेज़िडेंट क्या कर रहे हैं। जो भी कौमें आप देखें तो कोई लीडरशिप होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो कि मुझे 10-15 साल का में हर एंगल से, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो गया, गवर्नमेंट का भी हो गया। मैंने एक लीडर के लिए फ़ॉर्मूला निकाला है कि लीडर की 4 क्वालिटी ज़रूरी हैं, और उनमें से एक भी मिसिंग है तो एक आउट तो आप समझ कह रहे थे रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए उसकी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल होनी चाहिए, वो आखिरी है। जी। नंबर 1 इज़ कि आप बंदा ऑनेस्ट हो। हुँ, हुँ। ये भी पाकिस्तान में क्वेश्चन है। वो कहते हैं नहीं, ऑनेस्टी ज़रूरी नहीं है, करप्शन इज़ फाइन। इंडिया में भी तो होती है, तो कोई बात नहीं, करप्शन अलाउड होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि क्योंकि करप्ट बंदा अपना सोचेगा, वो मुल्क का नहीं सोचेगा। मैं जब सिंगापुर के जो उनका जो लीडर था, जब उसको देखता हूँ, तो उसकी जो की रिक्वायरमेंट थी कि ऑनेस्ट बंदा
और करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस थी। तो पहली चीज़ तो ये है ताकि मुल्क की एक इज्तिमाई बेनिफिट का सोचें और सही इनडायरेक्टली अपना बेनिफिट सोचें। तो करप्शन के अंदर ही काफ़ी सारे हमारे सरकार में भी लोग आउट हो जाते हैं, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में भी बहुत, आई वुड से 80% तो वहीं से फारिग हो जाते हैं क्योंकि अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अच्छा, हार्ड वर्किंग में आई वुड से कि सरकार में तो कम ही मिलते हैं, वो भी निकाल दें तो शायद 95% आप साइड पे हो गए उनके लोग। प्राइवेट सेक्टर में बाय एंड लार्ज हार्ड वर्किंग लोग आपको बिज़नेस कम्युनिटी में मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ होनी चाहिए काबिल। हम्म अगर काबिल नहीं है तो देन अगेन आप आईएमएफ से कैसे नेगोशिएट करेंगे, आप कैसे कोई अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप कोई ऐसे काम करेंगे जो बड़े शॉर्ट साइटेड होंगे। और मैंने काबिलियत में बहुत कमी देखी है, लोगों में विजन नहीं है, लोगों में नॉलेज नहीं है, लोग काम करके मेहनत करके ऊपर नहीं आए, वो शॉर्टकट मार के आए हो। हम्म तो काबिलियत चाहिए हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी में भी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी में। और यहाँ पे मैं काबिलियत बात कर रहा हूँ कि नेशनल पॉलिसी लेवल की काबिलियत। हमारे मुल्क में कोई 5 बंदे नहीं होंगे जो आईटी पॉलिसी को समझते हों। आई आई टेल यू 5 बंदे नहीं होंगे। तो ये तीसरा हो गया। और मैंने ऐसे लोग देखे जो ईमानदार भी हैं, जो काबिल भी हैं और मेहनती भी हैं, एंड येट उनके सर पे चढ़ के सारे करप्ट लोग अपने काम करा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि वो डरपोक थे हम्म एंड दे कुड नॉट टेक अ स्टैंड, दे कुड नॉट से व्हाट वाज रिक्वायर्ड। एक बंदे ने शट अप कॉल दी तो चुप हो गए। बड़े फोरम्स पे जाते हैं तो पिघल जाते हैं। आईएमएफ के आगे नहीं बोल पा रहे, पहले ही कह देते हैं ये तो हो गई नहीं। तो आपको करेज चाहिए। जैसे मैंने एक बात की कि पाशा में जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए कि जो भी खड़ा होगा इलेक्शन में उसके एक्सरे होने चाहिए और वो एक्सरे में चेक करें कि इसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। जिसकी नहीं है उसको फिर ना खड़े होने दें, बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री की के लिए नहीं लड़ सकते गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। आई रिमेंबर वन ऑफ द ओल्ड वन ऑफ द सेक्रेटरीज जो अभी अब नहीं है वहाँ, ही आस्क्ड मी कि ये क्या हुआ, ये पाशा को क्या हो गया। एंड मैंने कहा कि बस वो कहते कि पाशा ने तो हमें लटकाया होता था। वी ओवर ऑलवेज अंडर प्रेशर फ्रॉम पाशा कि यार अगर हमने इनकी बात को वेट नहीं दिया और नहीं सुना तो ये तो हमारा पता नहीं कहाँ पे पूरी पाकिस्तान में शोर मचा होगा। हम्म तो वी वर्कड अंडर दैट प्रेशर कि ये इंडस्ट्री ये कह रही है, एंड ऑन द अदर हैंड हमारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी थी। तो ये अब क्या हो गया? सो आई थिंक कि वो ये लीडरशिप की ये 4 क्वालिटीज़ हैं और ये अनफॉर्च्युनेटली 4 क्वालिटीज़ इकट्ठी कर लें, तो फिर बंदा नहीं आपके पास बनता। बंदे नहीं हैं जो कि इस वक़्त उस लीडरशिप क्राइटेरिया पे। सो पहली बात तो ये है कि लीडरशिप रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, इसको हमने तकरीबन कर लिया था इस मसले को हल। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग के बिज़नेस के मसले हैं, यानी 50 साल 100 साल पुराने कानून हैं जिन्हें हमें डील करना है। एंड यू नो कि वो इतने आसानी से हल नहीं होंगे। जो पुलिस का थाने का लॉ था ना, कायद आज़म ने क्योंकि गोरे ने पूरे इंडिया में वो कानून अप्लाई किया हुआ था जो नॉर्दर्न आयरलैंड में इन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ पे बगावत थी तो उन्होंने कुचलने के लिए गुलामी वाला कानून। और जो इनके लंदन था और जो इंग्लैंड है वहाँ पे इनका बड़ा अच्छा कानून था जो इन्होंने इंडिया में भी पोर्ट सिटीज़ में, मुंबई में कुछ जगहों पे रखा हुआ था कि यहाँ बिजनेस फ्लोरिश करे। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म ने फौरी तौर पे कहा कि ये लॉ आप इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में होना चाहिए पुलिस का, जो कि मुंबई में उनकी पोर्ट सिटीज़ में है, जो इंग्लैंड का लॉ है, नॉट द नॉर्दर्न आयरलैंड जो गुलामों वाला है। एंड कायद आज़म ने उसको ऑर्डर किया, वो सारा कुछ ड्राफ्ट होके लॉ आया पार्लियामेंट से पास होके। व्हेन इट वाज अबाउट टू साइन और लोगों को पता था उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो दे सेड कि ये इसको थोड़ा-सा डिले करो। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चाहती थी कि हमें उतना ही कंट्रोल हो इस अवाम पे कि ये हमारे गुलाम रहे। तो इन्होंने वो स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाली उसके अंदर और कहा कि ये पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कराएँ, तो फिर हम साइन कराएँगे गवर्नर से। और वो स्पेलिंग मिस्टेक एक भी ठीक होनी है तो उसने दोबारा पार्लियामेंट में जाना है। हम्म इस दौरान कायद-ए-आज़म फौत हो गए और वो कानून 1947 से आज तक चेंज नहीं हो सका।
तो इस तरह के सारे कानून हैं जो कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चेंज नहीं होने देंगे। तो उसके लिए हमने एक प्रपोज किया सोल्यूशन कि हम एक पीस ऑफ लैंड हो पाकिस्तान के अंदर, हम्म। जिसमें पाकिस्तान के कानून, ये पुराने दकियानूसी जो कि आईटी से रेलेवेंट नहीं है, वो कानून कोई अप्लाई ना हो पाकिस्तान। इस जगह का अपना कानून हो जो कि बड़ा आईटी और नॉलेज इकोनॉमी के लिए बना हो। जैसे फिलीपींस में पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा उनके इकोनॉमिक जोन्स हैं। उधर तो ना कोई पुलिस जा सकती, इवन आर्मी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने उसको ऐसी प्रोटेक्शंस दी हुई हैं। और वहाँ पूरी दुनिया बिजनेस करने आती है, वो अरबों डॉलर का और एक्सपोर्ट करते हैं, 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है उनकी। तो तो इसके लिए हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन प्रपोज किया, जिसमें उसके अपना लॉ होगा। वो वहाँ पे कोई एफबीआर, कोई यूबीआई, कोई इदारा वहाँ पे डायरेक्ट किसी कंपनी के डोर स्टेप पे नहीं जा सकता। यहाँ तो हालात वो थे, आपने अब करीम को भी भगा दिया मुल्क से, टेलीनॉर भी बंद होगी, सारे छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ तो एक टाइम पे ये हालात था कि कोई एक, अगर ऊबर ड्राइवर या करीम ड्राइवर ने कोई कोई क्राइम कर दिया है, तो थानेदार पहुंच जाता था कि ये मुझे सर्वर मैं उठा के ले जाऊंगा तुम्हारा। तो यहाँ तो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट है कि आपके डोर स्टेप पे पहुंच के या आपके बैंक अकाउंट से पैसे, सो वहाँ पे ये सारी प्रोटेक्शंस हैं। वो लॉ, नो बॉडी कैन कम टू योर डोर स्टेप एंड देन कोई भी किसी को इशू है किसी कंपनी से, वो एक अंडर सुपरविजन एक शेड सेंटर में आएगा, वहाँ पे पीसेप भी होगी, सो पाशा। सो मुझे जो अगेन सो योर लाइन ऑफ आर्गुमेंट इज के प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप का है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। उनको समझाने वाला यही आईटी इंडस्ट्री से भी उठेगा और उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। सो अगर हम थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करें अब अपनी दाखिली लिमिटेशंस है उसकी तरफ, ठीक है। देखिए मेरा ये तरीका है सोचने का कि अगर जिस मसले में हम सिर्फ इल्ज़ाम या सिर्फ क्रिटिसिज्म के लेवल पे हमें ऑपरेट करना पड़े तो उस लेवल से हमें हटना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आगे कुछ मिलेगा नहीं। उससे पीछे में भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपके ख्याल से इसके पीछे क्या वजह है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत वेस्टर्न इंटरेस्ट है, हर वो अपना सोचता है। इसका ये क्यों सोचता है हर कोई अपना? एक सोचने वाली बात है ना, कि क्या उनकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं होती, ठीक है? क्या उनको ऐसी आवाज़ें, क्योंकि मैं बाज़ औक़ात मैं पर्सनली ये बहुत फ़ील करता हूँ कि हमारे यहाँ पैसे को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, ठीक है ना? सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ वही चलते हैं जहाँ कोई हेडलाइन के ऊपर लिखा हो कि 1 महीने में 5 करोड़ कमा लिया या इतने पैसे कमा लिए, और हर कोई जो है ना वो उस चीज़ को फैंटेसाइज़ करता है। वैल्यूज़, मॉरल, किसी के पास ना टाइम है ना सोचने का। उसको और जो बंदा ये कर लेता है उसके फिर नतीजे ये होते हैं कि वो हर अवार्ड सेरेमनीज़ में भी जा रहा है, वो उसको कोई मतलब तमगा मिल रहा है या उसको चीफ ऑफ गेस्ट है वो। तो हर कोई ऐसा बनना चाहता है। हम अपने जो आइडियल्स यानी कि हीरोज़ अपने जो बनाना चाहते हैं, जिन लोगों को बनाएँगे हम उन्हीं से सीखेंगे और उन्हीं की तरह होना चाहेंगे। तो ये तो एक चेन रिएक्शन सा है जिसके अंदर हम फँसे हुए हैं, ठीक है? इस तरह के मसलों पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, यानी कि मैं वो उस तरह की मतलब क्रिटिसिज़्म नहीं कह रहा कि जो एक रिलीजियस तबके की तरफ से होती है। मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जगाए, कि जो बताए कि इस तरह की चीज़ को ग्लोरीफ़ाई करने का ये नुकसान हो रहा है आपको। हर कोई सीईओ बनना चाहता है, हर कोई जो है ना वो गाड़ी में फिरना चाहता है। कोई कंपनी, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए काम करें और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए काम करूँ। मतलब मैं आपको हायर कर लूँ, आप मुझे हायर करना चाहते हैं, यानी कि इसमें कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए काम करना चाहता हूँ। यानी कि मैं इंडस्ट्री को समझता हूँ, मेरा रोल क्या है, मुझे उस पे ट्रेनिंग दी जाती, मुझे समझाया जाता, बिगर पिक्चर समझाई जाती और उसका इम्पैक्ट मुझे समझ में आता कि मेरे बच्चों को या मेरी आने वाली नस्लों को क्या फ़ायदा होगा। सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है हाँ, हर एक। तो लेकिन तो इसको फिर एड्रेस करने की कोशिश है, सो लीडर प्रोड्यूस करना है जी भाषा का कोई, लेट्स से, ठीक है? अब ये इसकी कैंपेन का क्या हो सकता है? लाइक हाउ कैन वेयर कैन वी स्टार्ट? बिकॉज़ मुझे आपकी सारी बात से ये लग रहा है कि यार मसले सारे हैं, सब कुछ है, वो एक-एक मसले को हम टटोलेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं टैक्स पे गया ही नहीं। सो मैं जा ही नहीं रहा और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हम मेरे ख़्याल से बड़ी उसमें चले गए हैं कि बड़े लेवल में देख रहे हैं चीज़ों को। तो आपकी बात से लग रहा है कि चैलेंजेस इस तरह के भी हैं, इस तरह के भी हैं, इस तरह के हैं, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि कोई बंदा आएगा जो समझता होगा आईटी को और नॉलेज इकॉनमी को समझता होगा और वो आकर फिर ज़ोर लगाएगा और समझाएगा। तो ये तो आईटी इंडस्ट्री ने पैदा करना है बंदा, ठीक है? तो उसमें कहाँ चैलेंज आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम ही 2 नंबर है सारी। चलिए ये तो भी एक एक हाँ, सोच है।
लगता है ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल कि आप कहें ना कि रिश्वत है, कि एवरीवन सेज कि ये तो सिस्टम है, एवरीवन डज दैट। और अगर मैं आपको कहूँ कि यार रिश्वत तो राशि वल मुर्तशी खिलाऊंगा। इल्लाहुम्मा फी नारी जहन्नुमा, हम्म। आपके कि अब मुझे नहीं पता कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी ना कि नहीं ठीक है, जायज़ है रिश्वत देनी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये इसके बगैर काम नहीं चलता, राइट? और हर बंदा मांगता है या सो अच्छा, मैं आपके सामने ना एक केस स्टडी रखता हूँ। मैं ये बात आर्ग्यूमेंट ऐसे ही प्रेजेंट होता है कि दोनों साइड, एक कहती है कि नहीं करना, एक कहती है चलता है। लेकिन मैं आपको एक और तरफ से आता हूँ। तो मैं एक दफ़ा एक पुलिस वाले को मैंने लिफ्ट दी रिंग रोड पे, तो उससे बड़ी गपशप लगी रास्ते में। तो वो मुझे बता रहा था कि वो पता नहीं किस शहर से आता है और उसके पता नहीं इतने बच्चे हैं और उसकी 70,000 रुपये तनख्वाह है। ठीक है। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली पता है कि 70,000 रुपये में मैं समझता हूँ कि उसका गुजारा नहीं हो सकता, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मैंने सोचा कि अब ये इसके लिए मेरी ऑफ़र क्या है? यानी या तो ये होना कि मैं इसको रिश्वत से उसकी बात करें आप, पहले तो जहाँ बड़ी रिश्वत चल रही है उसकी बात करें नहीं, ना, नहीं, मैं जो अरबपति लोग ले रहे हैं। ओके। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि जब आप लालची हो जाते हैं और वो एक निज़ाम के अंदर आप चले जाते हैं, मे बी दैट्स अनदर थिंग, आई गेट दैट पॉइंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम, जब हम कहते हैं कि उसके लिए ना मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, मेरी क्या थ्योरी है। किसी भी नेशन में, किसी भी जगह दुनिया में ना, अच्छे लोग और बुरे लोग, लेट्स से कि एक बंदा है जो कि क्रिमिनल है, जो कि ऐसे होते हैं लोग जो विलन होते हैं। या ऐसा भी बंदा था लाहौर में जिसने 100 बच्चों को तेजाब में डाल के मारा, तो वो कैसा बंदा होगा, राइट? हुँ, तो ऐसे लोग जो कि गलत, खुद भी गलत हैं, विलन है, या बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर खड़े होते हैं और उसके लिए लड़ने को तैयार हैं, वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। हुँ, हुँ, लेट्स से लेस देन 1%। हुँ, हुँ, और ऐसे लोग जो कि अच्छाई की, सच्चाई की ताकत हो और उसके लिए खड़े होकर लड़ने को तैयार हो है, एट देयर ओन कॉस्ट, वो भी बहुत थोड़े होते हैं। वो भी लेस देन 1% है। और असल जो जंग है ना, वो ये दो बंदों की है एक सोसाइटी में। और 98% जो लोग हैं ना, ये हैं भेड़ें। अरे ये भेड़ें देख रही है, इनमें जीतेगा कौन? जो जीत गया ये भी वही हो जाए। आपको लगेगा कि ये 99% ऐसे हैं। अगर अच्छे लोग 1% अच्छे जीत गए, तो अब 99% अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज सिस्टम ऐसा हो जाएगा। सो मैं इसके एग्जांपल एक देता हूँ आपको। अफगानिस्तान में टैक्स चोरी वॉज 70-80%, लाइक टैक्स नहीं होता था एंड कोई कल्चर नहीं है। और पाकिस्तान तो बड़ी उससे बेहतर है। तो अफगानिस्तान में तो आपको पता है, स्मगलिंग भी, वो नशा भी बिक रहा, सारा कुछ है। सो टैक्स नहीं हुँ, लोग हुँ, देते थे। हुँ, हुँ, अब ये जब आए हैं तालिबान, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, रिश्वत तो ज़ाहिर है कोई सवाल पैदा नहीं होता, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, इंसाफ उन्होंने लगाया। और ये इंसाफ इनका हमेशा एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो करते हैं। हुँ, हुँ, तो ये कोई मैं वेस्टर्न मीडिया की वो पढ़ रहा था कि टैक्स कलेक्शन 75% से ज़्यादा हो गई है और हर कोई दे रहा है। एंड वो उसको एक्चुअली बुरा करके प्रेजेंट कर रहे थे कि ये देखें, बिजनेस करना मुश्किल हो गया, टैक्स देना पड़ रहा है, पहले टैक्स नहीं देना पड़ता था। हुँ, हुँ, बट द थिंग इज, ये कैसे वो कौम है जो 75% से ज़्यादा टैक्स दे रही है? और पाकिस्तानी कौम में कितने लोग टैक्स देते हैं? आपको पता है, वो जो कहते हैं 10 लाख टोटल टैक्स पेयर है, और असल आप निकालें कि जो, सो क्या है कि वो, जब आप थोड़े से भी लोग होंगे और वो जब एक निज़ाम अच्छा इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो अब मसला ये है कि व्हाट आई हैव सीन, मैं देखिए, पाशा में एक टाइम पे आई सॉ के पाशा की तो कोई वक़्त ही नहीं है, इन अ वे कि गवर्नमेंट पॉलिसी में इसका नाम ही नहीं था। इसके लेटर हेड बड़ी-बड़ी 4-5 कंपनियाँ ले लेती थी कि यार आपके पास तो ना कुछ रिसोर्सेज़ हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, आप ये हमें दे दें, हम या आपके बिहाफ़ पे करेंगे। और वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ करा लेते थे, नाम पाशा का था। एंड आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। 2008 में जब सबसे पहले एक एफआईए ने छापा मारा और एक हमारे सीईओ को गलत आईपी ट्रैक करके उसको जेल में डाला, और बड़ा वहाँ से, और कुछ इस तरह के नुकसानात और भी हुए। जब मैं कहा ये कि हमारी कौन हमें हमारे इंटरेस्ट देख रहा है, तो मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया, 4-5 साल वॉलंटियर किया।
उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कोशिश की कि अच्छे लोग कि कोई भी कहता है ना कि ये भाषा को सही होना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे कभी हमारी बड़ी-बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, एक हमारी बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, उनको बड़ा शौक था भाषा चेयरमैन बनने का, मगर उन्हें कोई बनने नहीं देता था। तो मैं सीईसी में था, तो मैंने कहा कि यार लेट हिम बी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अपना अपने इमेज के लिए आ रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। मैं कहा यार लेट्स लेट्स ट्राई, वो कह तो रहा है ना हम्म, करना। मैंने वो बहुत पुश किया उनको, हमने फिर वो बने, मगर उन्होंने मायूस किया। फिर इवेंचुअली बहरहाल वी केप्ट ऑन वॉलंटियरिंग, 6 साल वॉलंटियर किया मैंने, एंड आई न्यू एवरीथिंग। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे हर कोई आता है, चेयरमैन बनता है, और वो फिर कहता है कि यार ये मसला, मगर करता कुछ नहीं है, बिकॉज़ वो स्टैंड नहीं लेते थे। तो देन आई गॉट दैट अपॉर्च्युनिटी 2014 में, और देन हमने फिर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू की। हमने भाषा का रुख चेंज किया, ट्रांसफ़ॉर्म किया। तो उसके बाद से 2014-15 से 21 तक आप पॉलिसी के अंदर हमारी विन्स देखें, बड़ी-बड़ी विन्स, अरबों की स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन बने, अरबों रुपए पीसैब को मिले। थोड़ा सा मैं अब सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात। सैयद भाई देखें, मुझे ना ये फ़ील होता है कि सो आई आई अंडरस्टैंड यू यू कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ऑफ लाइक पर्सनल एग्ज़ाम्पल्स बिकॉज़ यू डिड इट, आपको समझ है और आप समझते हैं कि हो सकता है, और दैट्स अ मैसेज ऑफ होप एंड दैट्स अ मैसेज ऑफ करेज, ठीक है ना? लेकिन द फैक्ट इज़ कि अगर आप लेट्स से आपके अलावा किसी ने किया है कभी, लाइक दैट्स अनदर क्वेश्चन, कि लेट्स से अगर आप कहते हैं सिर्फ मैंने ही किया ना, तो वो एक बड़ी अजीब सी वाइब जाती है कि यार पाकिस्तान में ना ये काम कोई नहीं कर रहा, मैंने किया, अब कोई करना करना चाहिए इनको, तो इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे ना। मैं ये चाहता हूँ कि हम ये देखें कि इसको ज़रा हम इससे उठ के देखें कि अब आप चले जाइए, ये बात कर लेते हैं। सो लेट्स से आपने कैसे कर लिया, तो आप कह सकते हैं मेरे अंदर ये 4 क्वालिटीज़ थी, लेट्स से कि मैं करेजियस रहा, मैंने स्टैंड लिए, लोग नहीं लेते, और मैं, लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन में ना इम्प्रेशन ये चला जाता है अनफॉर्चुनेटली कि बंदा जो है ना अपनी अपनी सेल्फ बोस्टिंग कर रहा है, ठीक, और चाहे आप वो नहीं कर रहे। फेयर इनफ। मैं तो मैं चाहता हूँ इसका जो इम्प्रेशन है, या इसका जो मतलब कह लें कि आउटलुक है ना, उसको कैसे बदल के बताएं ताकि लोग आप में ना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, हाँ, मैं आपको आपको रिफ्यूट करने में इंटरेस्टेड ना हो, वो इसमें इंटरेस्टेड हो कि यार ये क्या कह रहा है भाई, इसकी बात तो सुनो। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि देखिए मेरे बाद 2 दफ़ा बरकान भी रहा, हुँ, ही वाज़ यंग। तो 2015 से 21 के बीच में वी डिड अ लॉट, राइट? एंड देन आई फेल्ट, या फॉर रीज़न्स, आई फेल्ट कि नाउ देयर आर पीपल, और वहाँ से निकल आया मैं। वन ऑफ द रीजंस मैं डिसअपॉइंट होके निकला, लाइक जब मुझे पता चला कि दिस इज ऑल गोइंग टू गो टू वेस्ट, हमने इतने सालों की एफर्ट किया, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने एक, देन देयर वर सम सर्कमस्टेंसेस, समवन सेड कि वी हैव टू सेव दिस इंस्टीट्यूशन एंड आईटी इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, एंड दिस वाज एट माय पर्सनल कॉस्ट, राइट? क्योंकि मेरी कंपनी को मेरी ज़रूरत है। तो इसमें तो मैंने आज तक 1 मैं तो अपनी ट्रैवलिंग भी अपनी जेब से करता था, हुँ, कोई आज तक 1 राइट। रुपया नहीं लिया। तो मैंने देखा कि हमारे जो इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हुँ, हुँ, वाक़ई में दे आर लाइक, अपने से अच्छा समझता हूँ मैं उन्हें, और आई वुड वो वांट टू सी देम एज़ लीडर्स। मसलन नहीं, मैंने नाम नहीं, पॉज़िटिव तो नाम देना चाहिए। लेना चाहिए, मगर अगर उसमें उसमें अगर वो ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता भाषा के डायनामिक्स ये वो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि यू सेइंग समवन इज़ बेटर देन यू, मैं तो उसका तो काफ़ी लोग हैं, एक वो आधे को कोई तो एक नाम तो नहीं है। एक आधे का तो नाम लेना चाहिए। देखिए सारी जितनों ने तो ये बुराई तो नहीं कर रहे, तो सही कह रहे हैं। जितने लोगों ने भी 500, 1000 बंदों की कंपनियाँ खुद बनाई हैं ना, सही है, मैं समझता हूँ कि अच्छा एक एग्जाम्पल है, एज़ लॉन्ग एज़ एथिकली बनाई हुई है, सही है। ठीक है? तो मगर मैं डिसअपॉइंट वहाँ हुआ जहाँ उन्होंने मैं आई वांटेड देम कि यार ये शेयर्ड कॉज़ है। आप आएँ, लीड करें, एंड आई विल सपोर्ट यू, एंड वी नीड मोर मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरे जैसे मैंने देखा कि कम से कम ना 5 लोग हो जाएँ ना मेरे जैसे,
तो हम लोग आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी है। काफ़ी है। हाँ, 5 लीडर काफ़ी होते हैं ना, 2 सही है, 2 भी सही है। काफ़ी है। मगर वो दे रिफ्यूज़्ड कि यार मैं फ़ोकस कर रहा हूँ अपने बिज़नेस पे। और फाइन, मेक सेंस क्या। पर्सनल चॉइस या हाँ, और मुझे ये लगा कि यार मैं किन लोगों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, मैंने भाग दौड़ रहा हूँ, सबको अपना बिज़नेस तबाह किया हुआ है। तो मेजॉरिटी लोग वो हैं जो पाशा में जो रोल लेना चाहते हैं ना, वो सारे वो हैं जो कि उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, और प्लेटो क्या, सोक्रेटिस, हाँ, रिपब्लिक बुक में एक कॉन्सेप्ट है लीडर का। हम्म लेट्स से प्लेटो का है एक वो कॉन्सेप्ट है रिलक्टेंट लीडर। हम्म हम्म वो कहता है अच्छा लीडर कौन है, जो रिलक्टेंट हो, हम्म कि आप उसको पोजीशन दें ना, वो उसको उसके लिए भागता हुआ ना आ रहा हो कि मुझे पोजीशन दो। सही है। तो रिलक्टेंट लीडर अगर नहीं होगा ना, कोई कोई उसके लिए मर रहा है, आप इलेक्शंस में जरा देखें मैं लोग समझ रहा कितने मरे हूँ, होते हैं। समझ रहा हूँ। तो ये सारे वो लोग आने को तैयार हैं जो कि अपना फायदा चाहते हैं, मगर जिनको हम समझते हैं कि जो रिलक्टेंट हैं, वो असल में वो कहते हैं यार मैं अपने बिजनेस को चलाना चाहता हूँ, और बाकी मुल्क में जो मेरे भी ख्याल हो। से वो सही लोग हैं, उनको हाँ, मगर वो दे जस्ट Endless. नीड टू टेक द हायर मैं ग्राउंड एंड बी विलिंग टू से फाइट। एक और सवाल आपसे छोटा सा पूछ रहा था बीच में, आई थिंक इट्स रेलेवेंट हियर। आप लेट्स से फ्रॉम योर नैरेटिव, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि यू मेड पाशा पॉपुलर और रेलेवेंट, राइट, और स्लैश रेलेवेंट। तो डिडंट यू सी एज अ लीडर द implications of that? You should have seen probably कि अब लोग इसके तरफ भागेंगे, हम्म, and then maybe as a chairman you should have done something that would regulate or control the entire process of how Pasha works, how it recruits people, how it finds the right qualities, है ना? आप उस वक्त थे, आप कर सकते थे। इट सीम्स लाइक आपने, जो मैं समझ रहा हूँ बाहर से देख के, कि आपने उसको पॉपुलर किया, रेलेवेंट बनाया, बातें शुरू हो गई उसके बारे में, सारी दुनिया उस पर झपट पड़ी, ठीक है, और आप चले गए, और अब वो जो है ना भुगत रहे हैं उस चीज़ को। अब और ये भी तो एक लीडर की क्वालिटी होती है ना, कि उसके जाने के बाद चलता है। वो आगे देखे कि उसको कितना। तो आप डू यू ब्लेम योरसेल्फ, डू यू थिंक यू कुड हैव डन समथिंग बेटर टू एक्चुअली हेल्प योर वे ऑफ रनिंग पाशा कंटिन्यू? एक तो छोटी सी करेक्शन के, यस आई मेड पाशा रेलिवेंट इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एवरीथिंग, ट्रांसफॉर्म पाशा इनटू बीइंग अ फोर्स इन द गवर्नमेंट। पॉपुलर वो पहले और रीजंस की वजह से भी थी, स्टार्टअप्स में किधर उसने काफ़ी काम किया, और जहारा के अंडर भी बड़ी इन अ डिफरेंट वे पाशा वाज पॉपुलर। या बट देन अच्छा, सो आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसने पाशा के लिए काम किया, बहुत सारे लोगों नहीं, ने आई मेरे से अंडरस्टैंड, पहले मैं भी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसको बेस बना के एक सवाल का आंसर राइट। चाह रहा हूँ। तो मैंने देखिए पहली बात मैंने टीम बिल्ड की, एंड आई ब्रॉट पीपल दैट आई थॉट विल वर्क। फॉर एग्जांपल बरकान बीइंग द यंगेस्ट चेयरमैन, 2 दफ़ा चेयरमैन बना, और भी लोग थे, बदर खुशनूद हैं, बाकी लोग हैं। यस, मैं आई ब्लेम माई सेल्फ इन अ वे कि मैं पीछे हो गया। जब मैं पीछे होना था, मेरे मेंटर्स ने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम अपने बिजनेस फोकस करो, बिकॉज आइदर यू डू दैट। आई फेल्ट आई हैव डन माई पार्ट, एंड नाउ समवन। ये भी तो, ये भी देखिए, थोड़ा सा यहाँ नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं फील होती है आपको कि मसला तो उधर ही खड़ा है, तो आप कौन सा व्हाट पार्ट डिड यू कंप्लीट एक्चुअली मैं to allow आई yourself थॉट to be away from that? आई थॉट आई हैव द टीम इन प्लेस, और अच्छा सेक्रेटरीट वाज वेरी स्ट्रांग, very strong. Pasha was sustainable, and the people that I kind of new leadership I brought in younger. अच्छा, मसला ये हुआ कि वो यंगर, आप व्हाई डू यू कीप ऑन ब्रिंगिंग द यंग एलिमेंट, के उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बूढ़ा भी हो सकता चले बूढ़ा है। भी हो saying सकता कि है, हाँ, that's fine. मतलब कि अच्छा, कहने का मतलब ये कि वो यंग भी थे और दूसरे भी थे, दैट्स फाइन। तो उसमें ये हुआ कि जो जितनी ये बात हुई कि जब जितनी पाशा स्ट्रांग होती जाती ना, उतनी उसके अंदर लोगों के लिए इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, एंड उतनी सियासत बढ़ती है। या सो आई थिंक द जितने साल, क्योंकि मैं तो बड़ा ग्राउंड ऑफ 10 साल, आई हैड बिकम वेरी गुड एट
डीलिंग विद द सही है पॉलिटिक्स एंड सही है मैनेजिंग पीपल, सही है जो टीम में छोड़ के आया, दे वर नॉट as good in dealing with that politics, and and there they failed it to deal with that and got burnt out, and they blame me as well. बरकान ने ब्लेम किया मुझे कि तुम यू लेफ्ट मी, एंड सो इसी तरह बाकी भी वो, लेकिन तो वो एक बात बताएंगे मतलब सो आई अंडरस्टैंड कि लेफ्ट का मतलब ये होगा तो आपको हर मीटिंग में आपकी ज़रूरत थी ताकि आप बोलते फिर तो लेफ्ट होता है अदरवाइज एडवाइजरी रोल में तो यू कुड हैव ऑलवेज हेल्प एनीवन मेंटोर एनीवन के यार ऐसे करो तो मगर वो फोर्सेस दूसरी साइड पे ज़्यादा, और हमारी साइड पे जिन लोगों को मैं लाना चाह रहा था, एज ए सेड, जो कि वेट वाले लोग थे, अच्छे लोग फाइट करने को तैयार नहीं हुए। और लोग हमें, वी नीडेड मोर पीपल। आई थिंक वी वर नॉट इन एनफ नंबर्स। ठीक है सो अब मुझे दस समराइज एंटायर डिस्कशन आई थिंक के सो आज का मुझे पूरा जो मैं अगर उसको खुलासा करने की कोशिश करूँ और आई अंडरस्टैंड इस के पाकिस्तान की जो आईटी के हम ये कह रहे हैं कि बजाय इसमें पढ़ने के जैसे मैंने कहा कि गोल ठीक है या नहीं है यू ऑलरेडी मैंशन के द स्टार्ट के $30 बिलियन तक की तो इसके साइज और इसकी पोटेंशियल है मुझे नहीं पता कैसे कैलकुलेट किया है बट लेट्स टेक इट ऑन द फेस ऑफ इट सो यू आर सेइंग कि यार लेट्स नॉट थिंक अबाउट छोटे मोटे ये बातें प्रॉब्लम डीपर है और डीपर होने की जो दलाइल आपने दी है वो ये है कि देखो लॉ कितना पुराना है ब्रोक्रेसी को समझ नहीं आती ये सारी बातों का मतलब क्या है कि उनसे उम्मीद करना और उनसे कुछ जो है ना फंडामेंटली चेंज हो जाए गवर्नमेंट पूरी वो शायद बहुत मुश्किल है उनको समझाने वाला कोई होगा मसीहा या कोई लीडर या कोई एक या दो या पांच या पूरी इंडस्ट्री कुछ करे इसको समझे पुल के लिए इंडस्ट्री के लिए और अपने लिए बाद में सोचे और पाशा is the right entity as I understand to take part in it and to take initiative और उसके अंदर you have some I don't know complaints or शिकायत like या grudges तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन वो पैशन से बोलते हैं आप I know कि आप अब the general feedback I got from people about you is that you और comments में भी आप देख सकते हैं लोग जो बात करते हैं कि like you try to speak the truth and you have a certain voice and so I think you have earned that reputation good or bad whatever that is what it is लेकिन last few words I just want to understand कि practical जैसे मैंने कहा ना ये ना लगे कि जी सैयद अहमद साहब ये कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छा किया था और किसी और नहीं था करना चाहिए इससे हटकर किसी इंप्रेशन पे इफ़ वी कैन एंड अप दिस डिस्कशन कि भाई this is my message to you is and this is the way forward for the industry if you could do that I think that would summarize the entire discussion देखिए, इस वक्त हम सारे हमारे लोग ना, टैक्स की हमने जो बात नहीं भी की, मगर बेसिकली हो ये रहा है कि एक बना हुआ है फ्रीलांसर वर्सेस पाशा, राइट? अगर आप देखेंगे तो हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और होगा ये कि इवेंचुअली हर कोई लूज कर जाएगा, फायदा किसी का नहीं होगा। बिकॉज इन द एंड जब एक मार्केट ख़राब होती है ना, वो ख़राब होते होते उस लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो बिजनेस ही ख़त्म हो जाता है। आई थिंक हमारे एक तो मैसेज मेरा ये है कि हम लोग इज्तमाही सोच को पहले लेके आए। इंडस्ट्री पहले, पाकिस्तान है, इंडस्ट्री है, फिर कंपनी है, फिर मैं ज़ाती तौर पे हूँ, इस उलट साइड पे। ये अगर हम ले आए, मैं समझता हूँ कि हमारे मेजॉरिटी मसले हल हो जाएंगे। और उसके लिए अ, मैं समझता हूँ कि हम दो, एक काम मैं बड़ी पीपल से कि यार तुम क्यों कह रहे हो कि ये तुम मैं हर किस्म की जुगाड़ और गलत चीज़ों के अगेंस्ट बोलता हूँ ना, मैं कंप्लायंस की बात करता हूँ, मैं right ठीक तरीके से काम। तो मैं, मेरा मैसेज ये है कि वी ऑन वन हैंड वी शुड बिल्ड गुड कंपनीज जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, एथिक्स पे बेस्ड करती हो, और वो कंप्लायंट हो, लॉ को फॉलो करती हो, ताकि हमें अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और ये अ, अच्छा, जब सारे लोग या ज़्यादा लोग कंप्लायंट हो जाएंगे hmm. या ठीक चल रहे होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली ऐसे कानून जो कि नॉट फीजिबल हैं, उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा शोर आ जाएगा। बिकॉज़ पीपल विल, और अभी ईओबीआई के खिलाफ क्यों कोई शोर नहीं है? क्योंकि हर कोई रिश्वत दे के बच गया।
अगर सब गारे को पूरी कंट्रीब्यूशन understand. कर, सो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऑन वन एंड कंप्लाई करें, ऑन वन एंड फाइट करें गवर्नमेंट को Right. फॉर फेयर सिस्टम, तो दैट इज द वे वी विल इवेंचुअली हैव अ मार्केट सिस्टम जिसमें हम लोग इंडिया को के अल्टरनेटिव के तौर पे दुनिया के सामने आ सकते हैं। जो ये डायरेक्शन है अभी जहाँ हम जा रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, ग्रे सेक्टर में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इवेंचुअली मल्टीनेशनल्स भी भाग जाएंगी मुल्क से, हमारी अच्छी कंपनियां भी बाहर मूव हो चुकी होंगी, और यहाँ पे हम लोग एक फ्रीलांस नेशन बन के बैठे होंगे जिसका टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल 4-5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है। और दैट इज़ नॉट द डायरेक्शन वी वांट टू हेड टुवर्ड्स। मैं ये चाहता हूँ हमारा हर फ्रीलांसर बच्चा कंपनी बना रहा हो, एसएमई बना रहा हो, बड़ी कंपनी। मैं भी किसी ज़माने में ज़ीरो से ही आया था ना, मैंने डे 1 पे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर की, अल्लाह का शुक्र है आप मुझे आके देख लें। तो आज बच्चे को वो कह रहे हैं नहीं तू रजिस्टर ना कर। भाई आप सो दैट्स व्हाट माय मैसेज इज़ कि हम लोग अपनी डायरेक्शन भी सीधी करें, वरना जब हम गवर्नमेंट को कहते हैं ना कि तुम ठीक हो, हम खुद ठीक नहीं होते, तो ये फिंगर पॉइंटिंग भी होती है। सो एक क्वेश्चन मुझे अभी एकदम से आया, आई थिंक यू हैव कंक्लूड योर मैसेज, लेकिन एक क्यूरियोसिटी मुझे आई कि you were able to convince government on certain things, और पता नहीं जैसे आपने कहा कि मुश्किल मुश्किल लोगों के साथ, why were you not able to convince those leaders who were reluctant to join? Why did you lose that battle, yeah, that argument? ये bड़ा अच्छा सवाल है। Or have you given up, or do you still try? Maybe you should continue to strive, because all it needs is to convince one person who's capable, and that person, once you trigger that person, तो maybe the change मेरे ख्याल में मैं जल्दी मायूस हो गया। आई शुड हैव yeah. जितना मैं I mean, कमिटमेंट से उधर from what I have learned from what you have said, I think कि मुझे लगता है कि सारे pieces को अगर follow करें तो I think where you have a message, you have a way forward. You want to build that 1% वाली जो आपने कहा, supporting the right mindset, and you believe that there are people who are like that, but then you simply said कि वो मान नहीं रहे, लड़ने के लिए तैयार नहीं। लड़ने की तैयार नहीं। तो मेरे ख्याल से आपकी इतनी अच्छी स्किल्स है नेगोशिएशन, तो आप उनको कन्विंस करें ना और आगे लेके आए। आई थिंक दैट शुड बी द मेबी द स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो सईद अहमद इज एक्चुअली पुशिंग सम पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड पुश दिस थिंग, बिकॉज अदरवाइज तो फिर मैंने कहा ना कि ये इंप्रेशन, देखिए ना, अब आपने अपना काम किया, अगला काम भी एक रह गया आपका, वो ये है कि यू नो कन्विंस अ फ्यू मोर पीपल सो दैट देन यू कैन रेस्ट इन पीस। यू कैन से कि यार अब आगे चल पड़ी है बात, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है हम फंसे हुए हैं। फिर ये सारी डिस्कशन का हासिल ये है कि ये होगा तो काम चलेगा, ये होना नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी। इस पूरे घंटे का हासिल काइंड ऑफ ये है। तो और मे बी स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि यू गो फ्रॉम हियर विद माइंड सेट के यार अब वापस जाके फिर जोर लगाता हूँ। आई थिंक मुझे भी कंपनी बनाने दे यार। देख कब भी बनाए तो आप मेरे पास भी तो आए हैं, लोगों पर जाते होंगे, लेकिन ये एक एजेंडा है जो एट योर स्टेज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये होना चाहिए, अब कितनी कंपनी और बनानी है। आपने कहा ना कि रिवर्स ऑर्डर में, तो ये तो फिर वही चीज़ शुरू होगी ना, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन सी फील होती है। लोग सुनते हैं ये बात और वो कहेंगे यार ये देखो ज़रा, आप कह रहे हैं कंपनी बनानी है, 6 साल 5 साल बहुत है, मे बी इफ़ यू आर फॉर इट एंड यू आर फॉर इट, कॉज के लिए अगर आप आए हुए हैं तो फिर तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल इन जाके अपने वो ऑपरेट करने के लिए जो नीड्स हैं वो तो आप करेंगे, तो दैट इज़ योर रियल कैपेसिटी जो कि ऑपरेट कर सकें आप, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब आप कहेंगे यार अब बस। आई थिंक एक आई स्टिल हैव वन मोर गो विद मी, हम्म मगर दैट इज इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हम्म बिकॉज एक 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 एज होती है ना जब आप बहुत ज़्यादा आप में होता है, आप नीचे से ऊपर आते हैं। एक टाइम होता है जब आप कहते हैं कि यार आज आप दोबारा मुझे आप ज़ीरो पे ले जाए ना, मैं नहीं करूँगा। तो वो आप कहते हैं यार इट्स टू मच एफर्ट। आई थिंक इफ देयर इज़ अ लीडर इन पाकिस्तान हु सेज के, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने प्री रिक्विजिट तो बताई ना, पाकिस्तान सेठ कंट्री है, हमें टॉप पे सेठ चाहिए जो कि अयूब खान फील्ड Right. मार्शल लेवल का हो। तो इफ I get that opportunity where I know कि that number one person in Pakistan is willing to Yeah. wants to do it, then
I would probably be एनर्जी willing फील to. करेंगे Yes. Otherwise, if अभी सिचुएशन तो ये होती है, बेसिकली इस पॉडकास्ट में मैसेज दे रहे हैं किसी को कि यार कुछ करे, पर मैं भी हाजिर हूँ। नहीं वो तो मैं खैर लेटर लूटर लिखते रहता हूँ आगे पीछे। तो जो मेरे अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा-सा क्या कह लें कि काम मैं अभी कर रहा हूँ, पॉडकास्टें बनाता हूँ, एक अपना सा प्रेशर बना के रखता हूँ। आपको पता है कई चीज़ों पे मेरा एक नहीं, प्रेशर रहता है। आई थिंक नहीं, आई अंडरस्टैंड। आई होप मेरी कोशिश ये होती है आज, लेकिन आपके केस में आई वुड नॉट स्टॉप यू टू, लाइक आई वांटेड यू टू से व्हाटएवर यू वांट टू से। और आपने कहा है, मैंने कोशिश की है उसको, मैं आपको ये मैं बताऊं कि बेसिकली इस पॉडकास्ट का ये मतलब ना बने कभी कि सैयद अहमद साहब को तो हर वक्त यही है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो फिर सारा शोर में ख़त्म हो जाता है सारा कुछ ही। तो आई थिंक मैं इस पे जब पोस्ट करूँगा तो आई विल ट्राई टू समराइज़ दिस कि यार इसमें बात क्या हो रही है। तो मे बी लोग उस कॉन्टेक्स्ट में देखें और बाकी बेशक स्किप कर दें, ठीक है? ताकि बात पहुँचे कहीं पे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने कुछ बात तो मेरे ख़्याल से समेट ही ली है। आई होप पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट हियर और द पेन, द एक्चुअल सिचुएशन। चाहे आप हमसे 100% डिसएग्री करें इस डिस्कशन से जो भी इन्होंने कहा है, बट व्हाट इज़ योर आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट? तो इस पे सोचिएगा और फील फ्री टू कमेंट एंड वी लव टू हियर योर थॉट्स। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।